लैंड लॉ लेक्चर सीरीज में सभी श्रोताओं का स्वागत है। डीसीएलआर महोदय के प्रश्नों का उत्तर पिछले व्याख्यान में दिया गया था। क्रमवार रूप से मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और पहला प्रश्न जो बकास से संबंधित था और उसमें स्पेसिफिक और बकास डिस्प्यूट से संबंधित था, उसको मैंने रखा था कि लास्ट में बताएंगे। तो आज एक छोटा सा वीडियो आप इस लेक्चर सीरीज में प्रश्न संख्या 1 जो डीसीएलआर महोदय का है उसी का उत्तर सुनेंगे। उस प्रश्न को तो मैंने पहले भी पढ़ के सुनाया था, आज फिर पढ़ के सुना देता हूँ। उनका प्रश्न है, बकास्त मालिक जमीन की वर्तमान स्थिति बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 के सेक्शन 21A बिहार बकास लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 1947, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के सेक्शन 5, 6, 7 के संदर्भ में क्या है। वर्चुअली यही जो एक्ट है, बीटी एक्ट का प्रावधान, ये टेनेंसी लॉ के बारे में पूरा ये बताता है और बकास के बारे में एक अलग एक्ट बना था, उसका इन्होंने रेफरेंस दिया है, जो रेफरेंस सही नहीं लगता है और पूरा नाम उस एक्ट का सही नहीं। एक्चुअली उस एक्ट का नाम है बिहार बकास डिस्प्यूट सेटलमेंट 1947, जबकि बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 का है। ये उस एक्ट के प्रावधान के लागू रहते हुए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के नाम से ही पता चलता है कि अगर बकास के संबंध में कोई डिस्प्यूट हुआ हो तो उसके सेटलमेंट के लिए ये एक्ट बना था। और उस एक्ट में बाद में 1953 में एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट से उसमें एक सेक्शन 13A जोड़ा गया था। वो इस पर्पस के लिए जोड़ा गया था कि अगर कोई बकास डिस्प्यूट वेस्टिंग के पहले से जो बोर्ड बना था, उसका नाम था बकास बोर्ड, में पेंडिंग है, तो वो एक्ट वेस्टिंग का बन गया 1950 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और जमींदारी सरकार में निहित हो गई, तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त समझा जाएगा और बोर्ड की प्रक्रिया समाप्त समझी जाएगी और उसको कोई अधिकार नहीं रहेगा और वो डिस्प्यूट जो पेंडिंग रह गया उसका निराकरण नहीं होगा। इसलिए ये धारा जोड़ दिया गया कि वो बोर्ड के सामने जो विचारणीय मामला था वो अमेंडमेंट के अनुसार, यानी कि 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना, 1953 में बिहार लैंड रिफॉर्म रूल्स बना और उसी समय इसमें बकास सेटलमेंट एक्ट 1947 में अमेंडमेंट के जरिए धारा 13A जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो बोर्ड का कार्यकाल लागू रहेगा जब तक कि वो प्रावधान जो पुराना था उसके अनुसार बकास का सेटलमेंट नहीं हो जाता है। चूंकि जब जमींदारी चली गई तो बकास का कंसेप्ट खत्म हो गया। बकास का डेफिनेशन बीटी एक्ट में कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। ये बकास डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ये एक्ट बना, इसमें भी बकास का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। इसके सेक्शन 3 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बीटी एक्ट का सेक्शन 120, यानी कि जिस इलाके में बिहार टेनेंसी एक्ट है उसमें 120 में लैंडलॉर्ड्स प्राइवेट लैंड या प्रोप्राइटर्स प्राइवेट लैंड की बात आती है, जिसमें खुदकाश, जिरात, कामत, सिर लैंड वगैरह की चर्चा है, लेकिन उसमें वकास वर्ड नहीं आया। और दूसरा टेनेंसी लॉ आप लोग को बताया जा चुका है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में सेक्शन 118 है, जो बताता है, सेक्शन 118, कि प्राइवेट लैंड लैंडलॉर्ड्स का कौन कौन सा था। आज इसके बारे में ये प्रावधान बनाया गया कि जब रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि खतियान जिसको कहते हैं, जिस सर्वे के समय बना, तो उस समय रैयत का राइट भी लिखा जाएगा और लैंडलॉर्ड का राइट भी लिखा जाएगा। तो अलग अलग, अगर लैंडलॉर्ड का प्राइवेट लैंड है तो उसका भी एक रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा।
तो वो बीटी एक्ट के संदर्भ में बनेगा तो 120 का ख्याल करके सेक्शन 100 धारा 120 जो बिहार टेनेंसी एक्ट का था उसके हिसाब से, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में अगर आता है तो उसका धारा 118 में जो लैंडलॉर्ड के यानी कि प्रोपराइटर या टेन्योर होल्डर जो कहलाते थे, बड़े जमींदार या छोटे जमींदार, उन लोगों का जो हक था अपने जमीन पर, प्राइवेट लैंड पर, जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था अलग अलग जगहों में, वो सब का रिकॉर्ड भी बनेगा, रैयत का भी बनेगा तो उन लोग का भी बनेगा। और तीसरा टेनेंसी लॉ जो कहा संथाल परगना एक्ट, उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि बकास्त का जब डिफिनेशन नहीं है तो जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बकास्त के बारे में बताया था कि अगर कोई जमीन पहले से रैयत का है और तीन तरह से वो मालिक के कब्जे में आ जाता है, और अलग अलग तीनों का नाम बताया, सरेंडर, अबेंडनमेंट, और तीसरा हुआ ऑक्शन बाई रेंट सूट, इन एक्सक्यूशन ऑफ रेंट डिग्री। तो ये तीनों तरीका से लैंडलॉर्ड के पास आ गया, और लैंडलॉर्ड अगर रैयत के साथ डिस्प्यूट हो गया किसी बात लेकर के, खास करके पोजीशन के, कहीं कहीं पोजीशन रैयत कर लिया, जबरदस्ती कर लिया, कहीं जमींदार जबरदस्ती करता, बहुत तरह का डिस्प्यूट होने लगा। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया कि उस डिस्प्यूट को निराकरण करने के लिए एक तरह से वो पंचायती कोर्ट बनाया गया था, उसमें बोर्ड बना था, और बोर्ड का नाम था बकास्त बोर्ड। उसमें दोनों पक्ष, जमींदार और रैयत, जो दावा करते थे, और मुख्य रूप से कब्जा के लिए झगड़ा होता था। तो जो दावा करते थे कि मेरा कब्जा है और उनका, मेरा कब्जा है, रैयत अपने तरफ से, जमींदार अपने तरफ से, तो उस दावे को समाधान करने के लिए आपसी सुलह से एक बोर्ड बनाया गया था, और एक उसमें तीसरा मेंबर जो होता था वो निष्पक्ष व्यक्ति को रखा जाता था। और बोर्ड का जो फैसला होता था वो फैसला सर्वमान्य होता था, और उसके अगेंस्ट में कोई अपील और रिवीजन नहीं होता था। ये उसमें सब प्रावधान बनाया गया, बहुत छोटा सा एक्ट था वो। तो इसीलिए उस एक्ट का नाम है बकास डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्ट। तो उस एक्ट के पढ़ने से, आगे के धाराओं को पढ़ने से, और बीटी एक्ट का जो 3-4 धारा है जिसमें कि सरेंडर, अबेंडनमेंट का और रेंट सूट वगैरह का जो प्रावधान है, वो सब को पढ़ने से ये पता चलता है कि बकास लैंडलॉर्ड का यानी कि प्रोपराइटर का या टेन्योर होल्डर का, यानी कि जो बड़े जमींदार या छोटे जमींदार जो भी थे, उनके खास कब्जा में जमीन था, खेती की जमीन, और जिसमें जमींदार अपने आदमियों से खेती करवाता था। तो खुद काश्त, जीरात, कामत, सीर, ये सब लैंड के अलावे एक कैटेगरी बकास्त का उसी प्रकार से हो जाता था। ये बीटी एक्ट के धारा 120 और बकास डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्ट के धारा 3 और आगे की धारा को पढ़ने के बाद, सबको एक साथ समझने के बाद ये समझ में आता है कि बकास्त लैंड ओरिजिनली शुरू से बकास्त नहीं था। बकास्त बनता था और बकास्त समाप्त भी हो जाता था। बनता कैसे था जो प्रक्रिया बता दिए, समाप्त कैसे होता था, तो एक तो अगर लैंडलॉर्ड ने उसको दूसरे रैयत को सेटल कर दिया, उसको राइट था, तो फिर रैयती लैंड हो गया, तो बकास्त कैरेक्टर उसका खत्म हो गया। और अगर डिस्प्यूट हो गया रैयत और लैंडलॉर्ड में, और बकास बोर्ड ने डिसाइड कर दिया, तो उसमें एक्चुअल फिजिकल पोजीशन को डिसाइड करने का जो पावर धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि 145 सीआरपीसी में है, मजिस्ट्रेट को, एसडीओ को आजकल, तो वो एसडीओ का फैसला 145 का कब्जा निर्धारित करता है कि दोनों पक्ष में जिनके बीच में विवाद है किनका कब्जा है। अब इस कब्जा को निर्धारित करने के लिए जो मापदंड और जो प्रक्रिया है, वो साक्ष्य के आधार पर, वो कागजी साक्ष्य भी हो सकता है, जवानी साक्ष्य भी हो सकता है, दोनों के आधार पर वो निर्णय जो एसडीओ महोदय का होता है वो 145 यानी कि कब्जा के संदर्भ में कि एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, वास्तविक में किसका जमीन पर कब्जा है, वो डिक्लेयर करते हैं। और वो कब्जा तब तक के मान रहता है जब तक कि उसके विरुद्ध कोई
सक्षम व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट का कोई फैसला कोई टाइटल सूट में अगर नहीं आता है तब तक वही वैलिड और मान्य रहेगा। तो जब बकास्त बोर्ड बना तो एसडीओ साहब के पावर के बराबर बकास्त बोर्ड को पावर दे दिया गया कब्जा डिक्लेयर करने का, और उसकी भी मान्यता उसी प्रकार की रहेगी। बल्कि एसडीओ साहब के जो पावर था 145 में निर्णय करने का और जांच करने का, उससे ज्यादा शक्ति बोर्ड को दिया गया। और वो जो प्रक्रिया बोर्ड के सामने चल रही थी उसमें एसडीओ साहब का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जब बोर्ड फाइनल कर देगा और फैसला कर देगा तब उसकी एक प्रतिलिपि एसडीओ साहब को भेज दी जाएगी बोर्ड के द्वारा, तो वही फाइनल माना जाए। और उसका कोई ना अपील था ना रिवीजन था। तो इसलिए इनके प्रश्न में जो आता है बकास्त मालिक जमीन की वर्तमान स्थिति बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 21 में क्या है। अब स्पेशली सेक्शन 21 का हवाला दिया है। यहाँ तक प्रश्न इनका ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लिखा है बिहार बकास्त लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 1947, इसके खाली नाम में थोड़ा सा गलती है। बिहार बकास्त डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्ट है, उसमें लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है नाम में, लेकिन एक्ट 1947 का ही है। अब बीटी एक्ट के सेक्शन 21 को देखने से पता चलता है 21 में क्या प्रावधान बनाया गया है, उसको एक बार देख करके और तब समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा। सेक्शन 21 हम बीटी एक्ट का, ये सेक्शन 21 बना सेटलमेंट ऑफ बकास लैंड। ये पहले से था और वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बना 1947 में। चूंकि ये 21A बीटी एक्ट में पहले से था, रहते हुए बना, इसलिए इसमें जो ओपनिंग लाइन है सेक्शन 21A का सेटलमेंट ऑफ बकास, इससे पता चला कि बकास लैंड को सेटल किया जा सकता था। तो जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज ए सेटल रैयत ऑफ विलेज और नॉट शैल हैव ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन ऑल लैंड फॉर द टाइमिंग हेल्ड बाय हिम एज रैयत इन दैट विलेज, provided that no person who is not a settled rayat of village shall have any such right of occupancy in any bakaas land settled with him by a proprietor or tenure holder whose total acreage of such land in his possession at the date of settlement does not exceed 40 acres unless such settlement has been made by a registered instrument। ये लगाया गया कि बहुत ज्यादा जमीन का सेटलमेंट अगर किया जाता है तो उसका रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। ये सेटलमेंट उस समय तो लैंडलॉर्ड को पावर था, तो बकास लैंड मतलब वो लैंडलॉर्ड कल हो गया था, इसलिए उसको सेटलमेंट के लिए प्रावधान बनाया गया था। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ द सेट प्रोप्राइटर और टेन्योर होल्डर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव नो इफेक्ट until after the expiration of 6 months from the date of the commencement of Bihar Tenancy Amendment Act 1947, Bihar Act 23 of 1947। तो ये 1947 एक्ट के बारे में कहता है कि जो अमेंडमेंट आया बिहार एक्ट 23, अब क्या क्या देखना है इसमें ही लिखा हो। इन सेटलिंग दी बकास लैंड दी प्रोप्राइटर और टेन्योर होल्डर एज द केस में बी शैल बी बाउंड टू गिव प्रेफरेंस टू ए पर्सन रेजिडेंट इन द विलेज इन विच said land is situated where no such person be forthcoming to take settlement to a person of village adjacent to that। ये पहला कंडीशन लगा दिया गया कि अगर बकास लैंड आया तो उसका सेटलमेंट लैंडलॉर्ड करता है तो उसी गांव के रैयत को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, अगर वो नहीं था बगल के गांव के रैयत को देगा। दूसरा है शैल नॉट बी इंटाइटल टू चार्ज रेंट एट ए रेट एक्सीडिंग द रेट ऑफ रेंट पेबल फॉर द लैंड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन एंड विद सिमिलर एडवांटेज इन द सेम विलेज और इन द नेबरिंग विलेज बाय मोर देन 10%। अब रेंट भी मनमानी अगर लैंडलॉर्ड लोन लेते थे, पहले रेंट कम था तो उस रेंट से ज़्यादा रेंट चार्ज करने लगे जब दूसरे को सेटल कर दिया। ये भी लोभ लालच लैंडलॉर्ड को होता था, इसलिए प्रावधान बना दिया गया कि अगर उसी जमीन का पहले से जो रेंट चल आ रहा है उससे ज़्यादा रेंट लेंगे, उसी गांव के विलेज को करेंगे तब ज़्यादा नहीं लेंगे, और अगर नेबरिंग विलेज वाले को करेंगे तो 10% से ज़्यादा नहीं लेंगे, उसमें 10% का इंक्रीमेंट करके लेंगे।
और दूसरा है कि जब भी सेटलमेंट होता था, जैसे सेटलमेंट पहले ही बता चुके हैं, लीज है जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है जनरल, और उसमें एग्रीकल्चर लीज हुआ तो उसको सेटलमेंट कहा जाता था खेती के लिए। तो उसमें जो रकम लिया जाता है इसको प्रीमियम बोलते हैं, कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ लीज, या सलामी बोलते थे। तो ऐसे जब भी जमींदार बंदोबस्ती करता है, जितना हुक्मनामा इस समय देखिएगा तो उसमें सलामी लिखा हुआ है। सलामी मीन्स ए प्रीमियम अमाउंट एंड अमाउंट विच इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर क्रिएटिंग ए लीज। जैसे सेल के लिए जो होता है कंसिडरेशन अमाउंट, उसको सही मुवैया बोलते हैं, जरसम्मन बोलते हैं, और सही मुवैया हुआ जो प्रॉपर्टी बेचा जाता है सेल डीड में जो लिखा जाता है। तो उसी तरह से लीज में, लीज का जो लैंड हुआ और उसका जो प्राइस हुआ, माने कंसिडरेशन कि हम किराया दे रहे हैं तो कितना रुपया के लिए, तो कुछ लमसम रुपया रहता है और बाद में उसका रेंट फिक्स होता है, वो साले साल अपना देना पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड में। और नॉन एग्रीकल्चर में है महीने महीने से किरायानामा में जैसे लिखा रहता है, तो उसके बारे में भी प्रावधान बनाएगा। इन केस ऑफ लैंड विच बिकम्स बकास before the date of the commencement of section 162A at a rate exceeding 10 times the rent payable in respect of such land under clause B shall not charge any premium or salami। किसमें प्रीमियम नहीं लेंगे, सलामी लेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ एनी अदर बकास लैंड एक्सीडिंग द अमाउंट फॉर विच द लैंड वाज परचेज्ड बाय प्रॉपर्टर और टेन्योर होल्डर। अब ये सब प्रावधान जो बना हुआ है बकास लैंड के सेटलमेंट के लिए बना हुआ है, कैसे कैसे करेंगे। और इसमें आकर के नीचे में लिखा हुआ है इस सेक्शन के पर्पस के लिए बकास लैंड का माने होगा लैंड अदर देन दी प्रोप्राइटर प्राइवेट लैंड एंड डिफाइन इन सेक्शन 122 सेक्शन में बीटी एक्ट के 122 में लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड का प्राइवेट लैंड कौन होगा, सीर लैंड, कामत लैंड, जिरात लैंड, ये सब हो गया उसका प्राइवेट लैंड, खास लैंड जिसको कहते हैं। तो उससे अलग बकास लैंड है, लेकिन ये भी बाद में जब बकास हुआ तो ये भी लैंडलॉर्ड अपने कब्जा में रखे हुए तो प्राइवेट होता है, लेकिन इसको वो रीसेटल भी कर सकता है। एक तरह से ये भी प्राइवेट लैंड है, लेकिन इसके थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग फीचर, इसकी प्रकृति अलग होने के कारण ये इसमें रखा गया। लेकिन यहाँ भी बकास लैंड का जो दोनों विधानों को पढ़ के और उसकी प्रक्रिया जो है उसको समझ करके और एक साथ उसको मिला करके समझने के बाद ही पता चलता है कि बकास लैंड शुरू से ही बकास नहीं रहा है। वो बकास तो बन जाता था जब रैयत से जमींदार के पास चला जाता था, और फिर जमींदार या तो उसको सेटल करे, जमींदार सेटल करे या उसको सेटल नहीं करके अपने पास रखे। तो अब इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के धारा 5, 6, 7 का अभी विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही काफी है कि जो बकास लैंड है जमींदारी के समय, यानी कि आज के तारीख में जो बकास लैंड था, आज के तारीख में कोई बकास लैंड नहीं है। प्रेजेंट में जो भी लैंड है कोई बकास तब उसको नहीं कहा जाएगा, या तो सरकार की जमीन कही जाएगी या रैयत की जमीन कही जाएगी। दो ही प्रकार की जमीन है। और एक जमीन जो गैर मजरूआ पहले था वो आम जनता की जमीन है या ग्राम पंचायत की जमीन है, यहां तक कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से 3 प्रकार की जमीन है, एक सरकार की जमीन और एक रैयत की जमीन जो किसान है जिसके पास खेत है जो जोतता है, और एक आम जनता की जमीन जो ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की जमीन है जो पब्लिक में निहित है, या जिसको पब्लिक लैंड कहते हैं या जिसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन जहां ग्राम पंचायत है तो वो ग्राम पंचायत उसका मालिक है, और जहां ग्राम पंचायत नहीं है, शहरी क्षेत्र में अगर वैसा है तो उसके बारे में अलग एक कानून है जो म्युनिसिपल एक्ट है, उसके तहत प्रावधान है, उसके अंतर्गत हो सकता है, और नहीं तो वो भी सरकार के कंट्रोल में होगा। तो आज जो प्रश्नावली थी, सारे प्रश्नों का उत्तर आज समाप्त हो जाता है, और इस पर आगे जो भी संदर्भ में सब धारा इन्होंने लिखा है सेक्शन 21 बीटी एक्ट, जब बीटी एक्ट के बारे में अलग से डील करेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिक उसके बारे में बताएंगे।
बकास रिस्टोरेशन के बारे में और विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिस्ट ऑफ लैंड लॉज जब बताएंगे कि कितने तरह के लैंड लॉज थे, तो अगला टॉपिक होगा कितने तरह के लैंड लॉज थे। और उसके साथ साथ बहुत से विद्यार्थी लोग और बहुत से अधिवक्ता लोग और कुछ जुडिशियल ऑफिसर का प्रश्न है कि बहुत सारे शब्द हैं जहां पर लैंड लॉ से संदर्भ में चर्चा होती है, यानी कि भूमि से संबंधित जितने विधान हैं उसमें कुछ कुछ शब्द आते हैं, या भूमि से संबंधित पुराने दस्तावेज हैं या सर्वे के जो रिकॉर्ड हैं उसमें जितने तरह के शब्द आते हैं, सभी शब्दों का सही सही ज्ञान उन लोगों को नहीं है और उसका माने क्या है उसके बारे में बहुत सा प्रश्न में मेरे पास आया हुआ है, जिसको मैंने संकलित करना प्रारंभ किया है। 1-2 दिन में जब पूरा संकलन हो जाएगा तो आगे का 2 लेक्चर होगा। एक कितने भूमि विधान हैं, यानी लैंड लॉ ऑफ बिहार जब हम कहते हैं तो कितने प्रकार के लॉ हैं जो लैंड से संबंधित है, इसका एक झलक देंगे और इस पर चर्चा थोड़ा करेंगे। और दूसरा करेंगे कि जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं लैंड लॉ में या दस्तावेजों में या सर्वे के रिकॉर्ड में, उसका माने समझाएंगे। उसके बाद अगले कड़ी में क्रमवार जो हर एक्ट के बारे में बताएंगे। उसके पहले सर्वे के बारे में बहुत सा प्रश्न आ चुका है, सर्वे कितने तरह का होता है, कब कब सर्वे हुआ, उसका क्या प्रावधान है, इसको भी कवर करेंगे। तो अगले 3 व्याख्यान में ये क्रमशः आपको बताया जाएगा। तो आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली।